हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 8 क्लास की बुक की एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए, खासकर बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ पे मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिर शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के लिए एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे यह कैसे हुआ। देखिए, चित्र दर्शाया गया है जिसमें हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की बात बताई गई। 1857 से जुड़ी हुई क्रांति से संबंधित है। देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। 18वीं सदी में भारत आने वाले अनेक रास्ते थे। इस मैप में दिखाया गया है, आपको इसी तरह से दिख रहा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखो, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। देखिए, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद कर वो ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिनिधि न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया था वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसे वाणिज्यिक कहते हैं। अब समझ गए होंगे वाणिज्यिक किसे कहते हैं। चलिए फिर आइए,
लेकिन यह दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर ही हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1458 में पहली बार भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो भारत में पहली बार पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा कब आया था? 1458 में। यह काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डचों भी हिंद महासागर में व्यापार संबंध तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यहाँ से ये इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाली मुनाफा गिरने लगी। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं-18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापारिक हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्ती को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखने कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। आइए बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। उस ज़माने में व्यापारी को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर में, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार कंपनी से सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली।
इसके बाद एक गांव कालिकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की फरमाना जारी कर दे। देखिए, फरमाना का मतलब होता है एक शाही आदेश। फरमाना का मतलब क्या होता है? एक शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मजबूत अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमाना से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। ये बात करते हैं व्यापार से युग तक। अब जैसे जैसे कंपनी को बगैर शुल्क के व्यापार करने की अनुमति दी गई, उसके बाद वहाँ के जो अफसरशाही थे उनको वो भी शुल्क देना मना कर दिए, तो बंगाल के नवाब को कर आना टैक्स आना बंद हो गया। तो उसे मुर्शिद कुली खान ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आइए व्यापार से युग तक की बात करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। अंग्रेज की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु के बंगाल के नवाब अपना ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलवर्दी खां और उसके बाद सिराजी दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां बने पहले, उसके बाद अलवर्दी खान बने, उसके बाद सिराजी दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसके सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके व्यापारों से अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी को बेतुकी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों प्रतिदिन गंभीर होते गए और इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। तो कठपुतली यहाँ दिया है। कठपुतली का मतलब यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी के इशारे पर चलता है उस मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजी दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजी दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजी दौला का जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली बनाना चाहती थी जो उससे व्यापारिक रियासत और सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजी दौला का प्रतिद्वंदियों में किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली।
जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजों को जहाज को घर में घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। इस सेना का नौसैनिक बेड़ों की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ी ने हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने हाथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो इस तरह से 1757 की जो युद्ध हुई, प्लासी की युद्ध हुआ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था जबकि मैदान में सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला के हारने का मुख्य कारण था कि उनका एक सेनापति मीर जाफर था तो धोखा दे दिया और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था ताकि वो आने वाले दिन में वहाँ का राजा बन सके। प्लासी के इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बने। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में समान और संपूर्णता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का ताज संभाला तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जबकि परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। उसने बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक के खर्चे निपटने, व्यापारिक जरूरत और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और कमाई करना चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा।
आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी की विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह से कंपनी पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चों चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी। अपनी फौज संभाल सकती थी और किले दफ्तरों का निर्माण लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि कंपनी के पास अब तक सत्ता और ताकत थी, लेकिन कुछ फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह ख्वाब जीने का देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बात कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 या 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपनी दूसरी कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उसमें बहुत सारे अफसर असाधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। वह भारतीय नवाब ही अंग्रेज के संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर अमीरों और सामाजिक हैसियत के रातों रात ऊपर आने वाले के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्य पर कब्जा की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रारंभ नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। यह कंपनी के राजनीतिक
या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर? किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी की रियासत पर सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासत पर इस बंदोबस्त माननी थी। इसके अतिरिक्त अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। इसके कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी के थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते तो जुबानी के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में ले ली जाती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये बात करते हैं टीपू सुल्तान शेर-ए-मैसूर के नाम से। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों की खातिर तो कंपनी का प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर के उदाहरण यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने पर रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान को महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बंडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। अब बात करते हैं टीपू की कहानी।